तो भाई पिछले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। हमारा इंडियन सिनेमा अब उस लेवल पे जा रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है जो हम कितने सालों से चाहते थे कि वो करे, पर वो कर नहीं रहा था। हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे राइटर्स अब वो कहानियाँ, वो स्टोरीज़, वो कॉन्सेप्ट्स और वो विजुअल्स हमारे सामने लेकर आ रहे हैं जो हमेशा हम हॉलीवुड की फिल्मों में ढूंढते थे और सोचते थे भाई हमारे यहाँ ये सब कब होगा। पर फाइनली अब वो सब होना यहाँ शुरू हो गया है, विच इज़ अमेजिंग। अगर पिछले एक डेकेड के पहले चले जाएँ तो फिल्मों के नाम हमें क्या याद आता था? रोमांटिक, कॉमेडी, लव ट्रायंगल, फैमिली ड्रामा और ज़्यादा से ज़्यादा कभी ना कभी कोई मूवी सोशल इश्यूज़ के ऊपर बन जाती थी या कोई बायोपिक बन जाती थी तो हम खुश हो जाते थे। पर पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कहूँ तो बाहुबली के आने के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ है और एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है ना कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स दिखाने का। ये बहुत ज़रूरी था। ये बेसिकली इंडियन सिनेमा एक रेवोल्यूशन है और उसके बाद हमने जो फिल्में देखी हैं, जो कॉन्सेप्ट देखे हैं, उसने ना सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाया है बल्कि हमारी जनता को बहुत एक्साइटेड भी किया, पागल भी किया। और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे साउथ के डायरेक्टर्स को, साउथ फिल्म मेकर्स को। देखो ये तो कड़वा सच है कि हमारे यहाँ पे जितने ही बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं साउथ के फिल्म मेकर्स ने ही किए हैं, क्योंकि साउथ की हमेशा से आदत रही है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते नहीं हैं। हालांकि हाँ, उनके सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फेल भी हो जाते हैं, पर एटलीस्ट वो ट्राई तो करते हैं। बॉलीवुड की सबसे बड़ी खामी ही यही रही है कि वो एक कॉन्सेप्ट, एक कोई आइडिया हिट हो जाए बस उसी को चेपते रहते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं। वो नया करने की हिम्मत ही नहीं रखते, बल्कि कई बार तो वो साउथ की फिल्मों की कॉपी करके दिखा देते थे। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि साउथ के फिल्म मेकर्स की वैल्यू पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। साउथ के फिल्म मेकर्स हमारे सामने नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हिट हो रहे हैं, इसलिए उनको और ज़्यादा फंडिंग मिल रही है, प्रोड्यूसर्स उनके ऊपर पैसा भी लगा रहे हैं। और एक ऐसा ही खतरनाक कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेके आए हैं अश्विन दत्त, कल्कि 2898। देखो इसका नाम ही काफ़ी है। ये नाम सुनते ही हम सब हिंदूज़ एक्साइटेड हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। भाई वो कहानियाँ जो बचपन से सुनते आ रहे थे वो फाइनली पिक्चराइज हो रही हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान की कहानी हमें फिल्म में देखने को मिलेगी। तो वैसे तो हमने हमारे कल्चर पे ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में, बल्कि फिल्में नहीं कहूँगा, टीवी शोज़ बहुत देखे हैं, एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं और कुछ फिल्में भी देखी हैं। चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, जय संतोषी माँ हो, दुर्गा माता पे हो, हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। पर भगवान कल्कि के ऊपर एक मूवी आना बहुत ही एक बोल्ड स्टेप है और रिस्की स्टेप भी है, क्योंकि ये उस इवेंट के बारे में जो अभी तक हुआ ही नहीं है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी हुआ ही नहीं है। वो कहा जाता है कि हज़ारों लाखों साल बाद होगा, या सीधा सीधा कहूँ तो कलयुग के एंड में होगा। अब वो कब होगा हमें पता नहीं। बट इस कॉन्सेप्ट को पिक्चराइज़ करना एक बहुत ही बोल्ड और हिम्मत वाला स्टेप था, क्योंकि देखो हमारी जनता आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जब बात हमारे कल्चर, हमारी आस्था पे हो तो वो 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ज़रा सी कोई बात अच्छी नहीं लगी, ऑफेंसिव लगी, ये लोग उठा के पिक्चर को बॉयकॉट कर देंगे। और फिर भी अश्विन दत्त ने ये स्टेप लिया, ये पिक्चर बनाई और सिर्फ वो दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे, धड़ल्ले से दिखाया। उन्होंने कई रेफरेंसेस हमारे पुराणों में से उठाए, हमारी कहानियों में से उठाए, लेकिन कई बार उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी भी ली और वो चीज़ दिखाई जो वो दिखाना चाहते थे, जो पुराणों के हिसाब से एक्यूरेट नहीं भी है, पर वो देखने में बुरी नहीं लगी, वो देखने में अच्छी ही लगी। इस बात के लिए भाई मैं हैट्स ऑफ कहूँगा अश्विन दत्त को, सर अमेजिंग स्टेप, अमेजिंग बोल्ड स्टेप। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। जब से इस पिक्चर का मेरे ख्याल से पहला ट्रेलर आया था, आई गेस 11 महीने पहले, तब से सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, मैं भी था। और इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं फिल्म देखने गया और क्या मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? ऑनेस्टली नहीं। इस फिल्म ने मुझे कई जगह डिसअपॉइंट भी किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर उसके बाद भी फिल्म बहुत अच्छी है। अब डिसअपॉइंट कहाँ किया है और कहाँ सेटिस्फाई किया है, इसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करते हैं। पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, ना सिर्फ अच्छी लगी बल्कि ताबड़तोड़ लगी, वो थी इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और इस फिल्म की कहानी। देखो ये सब तो आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होगे कि भाई कलयुग के एंड की बात है। कलयुग जब चरम सीमा पे पहुंच जाता है और हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, उस वक्त को दर्शाया गया है। ये बात आप देख ही गए होगे, लेकिन उसको दिखाया कैसे गया है, उसको दर्शाया कैसे गया है, हालात क्या हैं। फिल्म बेसिकली एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेटअप है, जहाँ पे जो कुछ अमीर, कुछ पावरफुल लोग हैं, बल्कि सीधा सीधा कहूँगा कलयुग का जो एक राक्षस है जो हमारे पुराणों में लिखा गया है, उसका नाम कली है। इसमें उसका नाम कली नहीं है, उसने बेसिकली ऑलमोस्ट सारी दुनिया को टेक ओवर कर लिया है। उसने एक पिरामिड बनाया है, एक उल्टा पिरामिड, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे दुनिया के सारे पावरफुल लोग, सबसे रिच लोग रहते हैं, जिन्होंने पूरा टेक ओवर कर रखा है। वहाँ सारी लग्जरीज़ हैं, सारी खुशियाँ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऐश और आराम की सारी चीज़ें हैं। वो लोग मज़े में ज़िंदगी जी रहे हैं और नीचे रहती है बाकी जनता, जो आम जनता होती है। बिल्कुल वो तबाही वाले हालात में रहते हैं। ऐसी हालत हो गई है कि सालों से बारिश नहीं हुई है, हवा भी पॉइजनस हो चुकी है, हवा भी साफ़ नहीं है, यहाँ तक कि अच्छा हेल्दी खाना एक प्रिविलेज बन चुका है जो सिर्फ कुछ लोगों को नसीब होता है। इतने बुरे हालात में वो जी रहे हैं। शहर, ऑलमोस्ट सारे शहर ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ एक शहर बचा है, काशी। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हमारे पुराणों के अकॉर्डिंग काशी दुनिया का पहला शहर है और इस फिल्म के अकॉर्डिंग काशी उस वक्त दुनिया का आखिरी शहर है जो बचा है। ये जो रेफरेंस उन्होंने जोड़ा है, ये बहुत अच्छा लगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा वो ये था कि
कलयुग किस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि औरतें इनफर्टाइल हो चुकी हैं। दुनिया की मैक्सिमम औरतें इनफर्टाइल हो चुकी हैं, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुश्किल से आप कह सकते हो कि 100 या 500 में से 2-3 औरतें हैं जो फर्टाइल मिलेंगी, बाकी सब इनफर्टाइल हो चुकी हैं। और उन्हीं कुछ फर्टाइल लोगों को हमारे जो मेन विलन्स हैं वो ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनका कुछ मकसद है उससे रिलेटेड। वो देखने के लिए फिल्म देखो, मैं सारे स्पॉयलर्स नहीं देख सकता, बट वो जो कॉन्सेप्ट है कि इनको फर्टाइल औरतों की ज़रूरत क्यों है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देख के अच्छा लगेगा आपको। और वहीं पे फिल्म का सारा सार छुपा है। तो स्टोरी को बड़े अच्छे से बिल्डअप किया है, क्योंकि देखो अगर आप एक इतने बड़े एपिक पिक्चर बना रहे हो तो स्टोरी को अपने हिसाब से ढालना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर्स के अलावा प्लॉट लाइन पूरी शेप में होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होने चाहिए, वरना लोगों को मज़ा नहीं आता। पर यहाँ पे पिक्चर पूरी तरह ऑन पॉइंट है। उन्होंने प्लॉट और कहानी बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो विजुअल्स की, देखो अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखा रहे हो, डिस्टोपियन माहौल दिखा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस माहौल को फील कर पाएँ, उस विजुअल्स को देख के हम फील कर पाएँ। अगर फील नहीं कर पाते तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी। यहाँ पे ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। अगेन जो बिल्कुल दिखाया ना, बंजर हालत, रेगिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ, काशी एकलौता आखिरी शहर बचा है जो कि टूटा फूटा है। वहाँ की कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ छोटे छोटे मार्केट्स हैं जो टूटे फूटे हैं, बुरे हालत में लोग जी रहे हैं, उसको पिक्चराइज अच्छे से किया गया है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो इमेजिनेशन यूज़ किए वो बढ़िया है। उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स, बेसिकली जिस पिरामिड पे ये सब लोग रहते हैं, सब रिच पावरफुल लोग रहते हैं, माफिया लोग रहते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। उसके ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जो पिरामिड की मैं बात कर रहा हूँ वो आपने ट्रेलर में देखा होगा, काफ़ी हाईटेक टाइप लग रहा है। और बेसिकली सच कहूँ तो जो ग्राफिक्स थे उसके वो हॉलीवुड लेवल के थे, वी कैन नॉट डिनाई दैट। उसके साथ साथ जो कमल हसन, जो बेसिकली फिल्म के मेन विलन हैं, जो कलयुग के राक्षस का रोल कर रहे हैं, वो एक कमरे में रहते हैं, एक कमरे में जहाँ पे नीचे पानी है और आसपास बहुत सारी लाइट्स और टेक्नोलॉजी लगी हुई है। उसको दिखाने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। आई नो कहीं ना कहीं आप देख के समझ जाओगे भाई ये किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये कुछ मिलती जुलती चीज़ें लग रही हैं, बट उसको पिक्चराइज़ करने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत ही ऑन पॉइंट था और देख के मज़ा आया। उसके साथ साथ एक और चीज़, बेसिकली हमारे पुराणों में लिखा है कि कल्कि भगवान जहाँ पैदा होंगे उस जगह का नाम है शंभाला। तो यहाँ पे भी एक शंभाला नाम का शहर दिखाया था, जो कि एक हिडन सिटी है, छुपी हुई है, वो आम आदमी को नहीं दिखती, पर वो एक सीक्रेट जगह पे है। उसके ग्राफिक्स, उसके विजुअल्स बढ़िया थे। मतलब जो बिल्डिंग्स, जो स्ट्रक्चर, जो पूरी पिक्चराइजेशन है, देख के लगता है कि बहुत ही मेहनत डाली हुई है, बहुत ही एक इमेजिनेशन अच्छी यूज़ की है, बहुत डिटेलिंग है और आपको देख के लगेगा कि हम वो देख रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। सीरियसली इस फिल्म में आप वो सब देखोगे जो आपने इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा होगा, एंड दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस फिल्म। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो देखो ऑफकोर्स हाई ग्राफिक फिल्म है, हाई विजुअल्स है और आप ट्रेलर में देख के समझ गए हो कि भाई इसमें एक्शन अच्छा खासा है। तो एक्शन कैसा है? ऑनेस्टली शुरू का एक्शन अगर आप देखोगे तो आपको यार ये क्या हो रहा है, ये कल की मूवी का एक्शन है सीरियसली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत सारी हैं और ऐसा एक्शन देख के आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। पर धीरे धीरे जैसा आप आगे बढ़ोगे एक्शन बेहतर होता जाएगा, विजुअल्स बेहतर होते जाएंगे और आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। और जो लास्ट का एक्शन है, लास्ट का जो फाइनल शो डाउन है, फिल्म के आखिरी 45 मिनट भाई साहब आपको हिला देंगे, आप सीट से उठ के खड़े हो जाओगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। लास्ट के 45 मिनट बहुत ही इंटेंस हैं, क्रेजी हैं और बहुत ही सरप्राइजिंग है। बहुत ही अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। आपका दिमाग हिल जाएगा, भाई ये कैसे हो गया, सीरियसली ये होगा आपके साथ, एंड विच इज़ रियली गुड। सरप्राइजेज है ना, हमेशा अच्छी बात है। तो यही बात है कि एक्शन का सीन थोड़ा ऐसा है कि शुरुआत से बहुत डल और अजीब से लेकर बेहतर, बेहतर से लेकर और बेहतर, उसके बाद सीधा खतरनाक लेवल, ये एक्शन का सीक्वेंस रहेगा पूरी फिल्म में। एक बात आपको सुनने में आ रही हो कि भाई इस फिल्म में कैमियोज बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे खासे सेलिब्रिटीज़ ने कैमियो करें, बात बिल्कुल सच है। कम से कम 5 कैमियोज हैं और वो पाँचों कैमियोज अच्छे खासे नोन फेसेस जिनको आप जानते हो, वो फेसेस सारे साउथ के ही हैं, उन्होंने किए हैं और वो सारे कैमियोज आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन एक कैमियो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, एक कैमियो ना सिर्फ सबसे ज़्यादा स्पेशल है बल्कि इम्पैक्टफुल है और ख़तरनाक है। बता देता हूँ, स्पॉइलर दे देता हूँ, वो कैमियो है विजय देवराकोंडा का। अब वो क्या बने हैं, बेसिकली वो महाभारत का एक कैरेक्टर बने हैं, क्योंकि इस फिल्म में महाभारत के बहुत सारे फ्लैशेस भी हैं, क्योंकि ये फिल्म महाभारत के ही आगे की कहानी है, महाभारत से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और उन्होंने रोल प्ले किया है महाभारत के एक बहुत ही अच्छे इम्पैक्टफुल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का। वो आप फिल्म देख के पता लगा लेना, मैं नहीं बताऊँगा, बट सीरियसली वो मेरी पूरी फिल्म का फेवरेट सीन था। विजय देवराकोंडा का एक कैमियो वॉज अमेजिंग, नॉट बिकॉज कि वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, ऐसा नहीं है, बट वो कैमियो बहुत अच्छा था, बड़ा इंटेंस था, देख के मज़ा आया। अब बहुत सारी तारीफ़ें कर ली, थोड़ी सी बुराई भी कर लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव भी बता देते हैं।
देखो इस फिल्म की सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी थी वो थी यहाँ के साउथ के फिल्मों का माइंडसेट। एक स्टार को ज़बरदस्ती ग्लोरीफाई करना, उसको हद से ज़्यादा दर्जा देना, फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, प्लॉट लाइन को छोड़कर उस पर सारा फोकस डाल देना, ये सबसे बड़ी गलती है साउथ की फिल्मों की। और अक्सर आपको, अब मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस फिल्म में किस स्टार को ग्लोरीफाई किया गया, आप गैस कर चुके हो। हाँ जी, हमारे डार्लिंग प्रभास को। देखो प्रभास को हम सब बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ साउथ में नहीं, नॉर्थ में भी हम बड़ा पसंद करते हैं। हालांकि इनके पुरानी हरकतों को देखने के बावजूद हम उनको पसंद करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्टार पावर के नाम पे कुछ भी कर लो। सीरियसली, हम कल की भगवान के ऊपर एक पिक्चर बना रहे हो, उसमें आपको इतना फोकस करने की क्या ज़रूरत है उस कैरेक्टर पे जो मेन हीरो भी नहीं है। सीरियसली, प्रभास इज़ नॉट द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस फिल्म। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और कहानी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने देखा है कि इस फिल्म की पूरी मार्केटिंग शुरू से लेकर एंड तक प्रभास को सेंटर बना के की गई है। प्रभास और उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुज्जी नाम से, उसको मेन आपने मार्केटिंग का चेहरा बनाया। एंड जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभास बेसिकली ना ही फिल्म का मेन अट्रैक्शन है कहानी में, ना ही वो मेन प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट वो है, पर उसके अलावा अमिताभ बच्चन भी प्रोटैगनिस्ट है, दीपिका पादुकोण भी प्रोटैगनिस्ट है। सारा फोकस प्रभास पे क्यों? और देखा जाए, अगर आपने पिक्चर देखी है तो आप समझ जाओगे कि अमिताभ बच्चन का रोल बेसिकली प्रभास से कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटेंस भी है। आफ्टर ऑल भाई वो अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभास का रोल इंपॉर्टेंट नहीं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रभास एक्चुअली कौन है ये एंड में रिवील होता है। मैंने कहा ना कि लास्ट के 45 मिनट बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आएंगे। प्रभास कौन है एंड में रिवील होगा, और जो वो होगा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा भाई। आप देख के समझ जाओगे, या मैं स्पॉइलर दे ही दूंगा बाद में मेरा मन किया तो। बट वो खतरनाक चीज़ थी। लेकिन शुरू में प्रभास का जो कैरेक्टर दिखाया, उसको अनरियलिस्टिक फाइट सीन्स दे दिए, बेकार के गाने दे दिए, दिलजीत दोसांझ का गाना डाल दिया इसके अंदर, यार क्या ज़रूरत थी उसकी। दिशा पटनी के साथ एक लव स्टोरी दिखा दी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। अनरियलिस्टिक कॉमेडी, फोर्स्ड कॉमेडी जिसे कहेंगे ना, ज़बरदस्ती कॉमेडी डाल दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये थे फिल्म के कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स, और पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली फिल्म जाके देखो, फिल्म देख के मज़ा आएगा। और अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं या फिर आपने टीवी शोज़ देखे हैं जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस्ड हैं, तो आपको मज़ा आएगा देख के। और कहीं ना कहीं ये बात भी अच्छी है कि अब हमारे जो कल्चर है उसको इस्तेमाल करके फिल्में बन रही हैं, टीवी शोज़ भी बन रहे हैं, और वो फिल्में हिट भी हो रही हैं और बड़े लेवल पर बन रही हैं। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतने सालों से हमने कभी अपने कल्चर को इस तरह ग्लोरीफाई होते देखा ही नहीं। वेल बेसिकली ये सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट की, क्योंकि जब फिल्म ख़त्म होती है तो लिखा आता है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स, यानी कि ये कहानी ख़त्म नहीं हो रही, इस पर कई फिल्में आएंगी। हो सकता है कई सोलो फिल्में भी आएँ, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स है तो इसमें मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर की शायद एक सोलो फिल्म भी दिखाएं। इसके सेकंड पार्ट कब आएगा हम नहीं जानते, पर कहा जा रहा है कि 3 साल बाद आएगा। ये सुन के मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, तकलीफ़ हुई है, मूड ख़राब हो गया कि 3 साल वेट करना पड़ेगा। क्योंकि फिल्म जहाँ ख़त्म होती है ना, आपको दिखाई देता है कि भाई 3 साल वेट आप नहीं कर पाओगे, आपको देखना है नेक्स्ट क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग होगा। पर 3 साल तो यार 3 साल ही सही, लेट्स सी। तो देखो, ये मेरा ओपिनियन था इस पूरी फिल्म के बारे में। आपका ओपिनियन है वो फिल्म देख के और फिर ओपिनियन बनाओ, और हो सके तो भाई ज़रा कुछ कर देना, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। हमें मोटिवेशन चाहिए होती भाई, नहीं मिलती मोटिवेशन, दे दिया करो थोड़ी सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और कल की 2898 के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बात करूंगा कि ये फिल्म हमारे ग्रंथों के हिसाब से कितनी एक्यूरेट है, मतलब कितने रेफरेंसेस इन्होंने हमारे ग्रंथों में से उठाए हैं और कितनी अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिव लिबर्टी यूज़ की है इस बारे में। नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में होगी। सो गाइज, सी यू सून एंड टेक केयर।